बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। आरोग्य भव सीरीज में आज हमने आमंत्रित किया है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के होम्योपैथी विभाग के डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी को। डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आपके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। डॉक्टर साहब मूलतः तो बलिया जनपद के निवासी हैं, लेकिन गोरखपुर में उनका काम करने का बड़ा लंबा अनुभव है और होम्योपैथी में इनका स्पेशलाइजेशन है। इन्होंने पढ़ाई BHMS इलाहाबाद से, अब प्रयागराज हो गया है, तब के इलाहाबाद से की थी। PhD आपने बीड़ महाराष्ट्र से किया है और आप जिला अस्पताल में लंबे समय तक रहे हैं। बड़हलगंज होम्योपैथी कॉलेज में भी आपको भेजा गया था, वहाँ भी आपने काम किया और गोरखपुर में कई जगहों पे आपने अच्छा काम किया। उसके बाद आपकी सेवाओं को देखते हुए ही महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय में आपको नियुक्त किया गया है। आज ये एक सुखद संयोग है कि आमतौर पे आपको मैं एलोपैथी चिकित्सकों से रूबरू कराता रहा हूँ, एक आध आयुर्वेद के भी लोग आए, तो मन में ये आया कि क्यों न होम्योपैथी जो आम आदमी के जेब के लिए भी अनुकूल पड़ती है, उसके किसी चिकित्सक से मुलाकात कराई जाए। और संयोग ऐसा कि हैनीमैन, जो महात्मा हैनीमैन जिनको हम कहते हैं, उनका पूरा नाम जो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की आज पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर संयोग बना कि डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन लाउड स्पीकर के श्रोताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से। डॉक्टर साहब, आजकल इतनी बीमारियां हैं और दवाएं लोग खाते खाते परेशान हैं। जब कोविड का दौर था तो उस दौरान पहली बार होम्योपैथी, तो वैसे यहाँ गोरखपुर में बहुत प्रख्यात चिकित्सक हेमंत कुमार बनर्जी रहे हैं, रामरतन बनर्जी आज भी हैं, लेकिन एलोपैथी की ओर जो लोग बहुत ज़्यादा दौड़ते थे, उनके दिमाग में भी कोविड काल में मैंने देखा कि कैसे, चाहे वो होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, मतलब आयुष ने किस तरह से काम किया और बहुत सारे लोग ठीक हुए। आज बहुत सारी बीमारियां हैं होम्योपैथी में, जैसे ये ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट अटैक है, इस तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज क्या होम्योपैथी के जरिए संभव है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा, चाहे एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या आयुष से जुड़ी और पद्धतियाँ हो, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं सबकी अपने अपने रोल हैं, सबकी अपने अपने स्कोप है और सबके अपने अपने लिमिटेशन हैं। तो हमें ये समझना होगा कि एलोपैथी का क्या रोल है और होम्योपैथी का क्या रोल है और सबका सम्मान करना होगा। जहाँ तक गंभीर बीमारियाँ हैं, चाहे वो शुगर हो या हार्ट से संबंधित बीमारियाँ हो या आजकल थायराइड है और सबसे नई जो चल रही है, आज हर तीसरे आदमी को यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो इन बीमारियों का डेफिनेट रूप से होम्योपैथी में इलाज है। कुछ आकस्मिक परिस्थितियाँ होती हैं जी, जिसमें अभी होम्योपैथी ने अपनी उपयोगिता बहुत ज़्यादा सिद्ध नहीं की है, बहुत ज़्यादा रिसर्चेज नहीं आए हैं, तो उसमें अभी भी एलोपैथी अच्छी है, क्योंकि तुरंत जीवन का बचाव करना होता है, तो तुरंत इमरजेंसी केयर्स जो होते हैं उसमें एलोपैथी बहुत अच्छी है। हम आते हैं उसमें, पर हमने अभी अपनी उपादेयता बहुत जनता के सामने लाई नहीं है। रिसर्चेज जारी हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हम उसमें भी जब अपनी उपादेयता ले आएंगे तो वो लोगों तक पहुंचेगी। तो मिलके सबको काम करना है, जहां वो अच्छे हैं वहां उनको अपनाना चाहिए, जहां बाकी पद्धतियां अच्छी हैं वहां उसको अपनाना चाहिए। तो डेफिनेटली इन बीमारियों में होम्योपैथी अच्छा काम करती है और लोग इसे ऑप्ट कर सकते हैं। आपका डॉक्टर साहब लंबा अनुभव है
जी। गोरखपुर में आपके पास किस तरह की बीमारियों के ज़्यादातर केसेज आते हैं? जी देखिए, वैसे तो मैं आयुष विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देता हूं, तो यहाँ पे सारी ही तरह के लोग आते हैं जी। स्पेशली कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिसमें होम्योपैथी ने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। जैसे रीनल स्टोन्स हुए। स्टोन्स एक 4 से 5 mm तक की सीमा तक का जनरली पास हो जाते हैं, या एलोपैथी में लोग कुछ दवाइयाँ आती हैं उनसे लेके खुद से ले लेते हैं या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन उससे बड़ी होती हैं तो वो लोग सर्जरी के लिए सजेस्ट कर देते हैं जी। पर हमारा खुद का अनुभव रहा है, होम्योपैथी के अन्य चिकित्सकों का अनुभव रहा है कि इससे भी काफ़ी बड़ी पथरियाँ जो हैं वो दवा के द्वारा ही निकाली जा चुकी हैं, उसमें सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने mm तक की मैक्सिमम जो पथरी है उसको आप लोग होम्योपैथी के जरिए निकाल देते हैं? जी, अब 21 mm तक का तो मेरा ही अनुभव रहा है। 21 mm? जी, 21 mm की पथरी। जी। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से आज अल्ट्रासाउंड में वो 21 mm की दिखाई दी, फिर उसके बाद दवाइयाँ दिया गया, वो धीरे धीरे साइड छोटी हुई और यूरेटर के थ्रू पास हो गई, वो यूरिन के थ्रू पास हो गई। तो ये तो मेरे पास इस तरीके के बहुत रिकॉर्ड्स हैं, पेपर्स हैं, एविडेंस हैं। तो काफ़ी बड़ी बड़ी पथरियाँ निकल जाती हैं यूरिन के रास्ते की। गाल ब्लैडर का स्टोन अक्सर पूछा जाता है हमसे कि गाल ब्लैडर का स्टोन निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ज़्यादातर जो हमने, मेरा अपना अनुभव व्यक्तिगत रहा है, ये देखा है कि अगर सिंगल स्टोन हो और अर्ली आ जाता है तो वो गल जाता है, गल जाएगा और बाइल के थ्रू वो फ्लश आउट हो जाता है। बट हाँ, बहुत मल्टीपल स्टोन्स हैं और बड़ी बड़ी साइज़ है तो उसमें थोड़ा कम लाभ होता देखा हुआ है। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जहाँ एलोपैथी में कुछ भी नहीं है, होम्योपैथी कम से कम कुछ हद तक स्टोन्स को गला देती है। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि आप 3 महीना पहले ट्राई कर लीजिए, अगर आपकी उस पे स्टोन्स पे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो फिर आगे कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप उसको सर्जरी से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि स्टोन ना हो, जी, स्टोन ना हो, इसके लिए होम्योपैथी में भी कोई दवाई है क्या? जी बिल्कुल। यहाँ हम सबको ये राय देना चाहेंगे कि आपको स्टोन हुआ, आपने सर्जरी करा ली, किसी भी क्या परिस्थितियाँ रहीं वो उस पर अभी बात नहीं करनी है जी। आपने सर्जरी करा ली, आपको ये स्टोन दोबारा होता है क्योंकि आपकी बॉडी में ये टेंडेंसी होती है स्टोन फॉर्मिंग की। तो उसको हटाने के लिए होम्योपैथी में ही सिर्फ दवा है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो आपके अंदर से ये पूरी ये टेंडेंसी ख़त्म कर देती है, डिस्क्रेसिया जिसको हम लोग कहते हैं अपनी टर्म में, तो ये डिस्क्रेसिया ही ख़त्म कर देती है इस चीज़ को। कई लोगों को ऐसा होता है कि एक बार ऑपरेट करा लिए जी, फिर दोबारा हो, वो बोलते हैं हम एक लिथिक एसिड टेंडेंसी होती है उनके अंदर, स्टोन्स फॉर्म होते हैं उनके अंदर। तो ये चीज़ें जब हम उनको होम्योपैथी से चिकित्सा करते हैं तो ये ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा ये कि पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियां हैं जी, जैसे आम तौर पे लोग एसिडिटी की समस्या से जी पीड़ित रहते हैं जी। तो जैसे कुछ दवाइयाँ नक्सोमिका है, कुछ इस तरह की दवाएं भी लोग लेते हैं जी। तो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है जी, इसका कोई कारगर निदान होम्योपैथी के जरिए संभव है क्या? पेट सबसे ज़रूरी है, पेट ठीक रहना जी जी जी, और पेट से ही सारी दिक्कतें पैदा होती हैं जी। तो उसके लिए आप लोग कोई सजेस्ट करते हैं कि क्या देते हैं? इनफैक्ट थोड़ा सा बताइए। जैसे होता क्या है ना, अभी तक हम चूँकि एलोपैथी दवाइयाँ ज़्यादा खाते रहे हैं जी, तो एलोपैथी की ही फिलॉसफी के हिसाब से हम सोचते हैं जी। हमारे यहाँ कोई अंग बीमार नहीं होता, पेट बीमार नहीं होता जी, पीठ बीमार नहीं होता, हाथ बीमार नहीं होते, मुंह बीमार नहीं होता। हमारे यहाँ हम पूरे ही बीमार होते हैं और हमारे शरीर में वो बीमारी पल रही होती है। तो हम जब किसी बीमारी का जो उसको ठीक करने के लिए अप्रोच रखते हैं, वो अप्रोच बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच होता है। तो हम पूरे ही शरीर की चिकित्सा कर रहे होते हैं। उसमें वो एक पर्टिकुलर आर्गन होता है जो जहाँ से एसिडिटी फॉर्म हो रही है स्टमक के अंदर, वो ठीक हो जाती है। अब रही बात कोई एक कारगर दवा, तो ऐसी नहीं होती है जी। बहुत सारी औषधियाँ हैं जो एसिडिटी में काम करती हैं, तो कौन सी किसी एक का नाम लेना तो बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं, जैसे अभी आपने नाम लिया था नक्सभूमिका का, तो नक्सभूमिका एक ऐसी औषधि है जो लगभग 90% लोगों में जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनमें
काम करती है। और उसकी वजह ये है कि नक्स भूमिका उन लोगों पे ज़्यादा काम करती है जो जिनकी सेडेंट्री हैबिट होती है, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पीते जा रहे हैं, कुछ आजकल ड्रिंक्स लेने की भी लोगों की हैबिट है। तो ऐसे जो आजकल मास में लोग हैं उनमें नक्स भूमिका ज़्यादा काम करती है, सेडेंट्री हैबिट वाले लोगों में। तो नक्स भूमिका एक कॉमन मेडिसिन निकल के आती है। आप लोग तो लक्षण के आधार पे इलाज करते हैं ना? जी बिल्कुल, कि आप सिम्टम्स देख करके जो लक्षणों के आधार पे। अब जैसे मान लीजिए एसिडिटी 2 लोगों को हो गई जी, अब एक है जो एसिडिटी के साथ साथ उसको लग रहा है कि वोमिटिंग हो जाती तो अच्छा होता जी तो यहाँ नक्स भूमिका काम कर लेगी। जी। और अगर एक लग रहा है कि एसिडिटी के साथ जलन लग रही है और उसको खट्टा खाने की इच्छा हो रही है तो यहाँ एंटीम क्रूड काम करेगी। अगर उसकी जीभ बिल्कुल सफ़ेद है तो वहाँ एंटीम क्रूड काम करेगी। और अगर एसिडिटी कुछ रिच फैटी चीज़ खाने की वजह से हुई है, प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, तो पल्साटीला काम करेगी। तो लक्षणों के हिसाब से दवाइयाँ बदलती जा रही हैं ना। जी जी। तो ये चीज़ है। ये स्किन डिजीज की भी ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। यहाँ अभी जब गर्मी पड़ रही थी जी, लोगों के आमतौर पे काले काले लाल लाल छाला सा पड़ जाता था, दाने निकलते हैं। तो ये जैसे कोई दवाई ऐसी है कि साल में एक बार, जैसे पहले तो हम लोगों को याद है कि लोग बच्चों को साफ़ी पिला देते थे या कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं देते थे। तो जैसे ये स्किन जो डिजीज़ हैं, जैसे दाने निकल जाना, पूरे शरीर में खुजलाहट होना, और लोगों के ये गर्मियों में दोनों पट्टों के बीच में भी दिक्कत होती है पसीने से, तो इन सारी बीमारियों में के क्या भी उपचार आपके यहाँ संभव है? उपचार है, उपचार संभव है। पर मैंने पहले बताया आपको कि जब हम उपचार करते हैं तो कोई एक दवा नहीं हो सकती है जी। वो दवा व्यक्ति की पर्सनालिटी के हिसाब से, उसके फिजिकल मेकअप के हिसाब से, उसके मेंटल मेकअप के हिसाब से। ठीक बात है। आप स्किन की कंप्लेंट्स के लिए आए हैं जी। डिजीज़ की डायग्नोसिस, जैसे मान लीजिए अभी आप बोल रहे हैं साइट्स में निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, तो इसको दाद कहते हैं अपने सामान्य भाषा में। और रिंगवर्म कह लीजिए या टूनिया क्रूरिस कर लीजिए नीचे अगर हो रहा है जी। तो ये अलग अलग लोगों में होता है। पर अब आप देखेंगे कि किसी किसी में तो पूरा बड़ा से एक पैच होगा जी, किसी किसी में छोटे छोटे रिंग्स इंटरसेक्टेड होंगे जी। अब दोनों दवाइयाँ अलग हैं। किसी की खुजली गर्म पानी से डालने से या गर्म पानी डालने से आराम होती है और किसी की खुजली ठंडा पानी डालने से आराम होती है। दोनों में दवाइयाँ अलग हैं। गर्म पानी से होती है तो आर्सेनिक है और ठंडे पानी से होती है तो एपिस है। तो जैसे लक्षण बदला दवा अलग हुई, तो कोई स्पेसिफिक दवा नहीं बताई जा सकती है। इसमें बस एक चीज़ ये होती है कि जैसे कॉमन आज वेदर कॉमन है, ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा, रात को खुजली ज़्यादातर होती है, कपड़े जब हम उतारते हैं पसीना हुआ रहता है, तो नॉर्मली लोग कह देते थे सल्फ़र ले लीजिए या मर्कसॉल ले लीजिए। कुछ एक दवाइयाँ वेदर के हिसाब से हो सकती हैं। जैसे आज बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म आता है, पहले आपने नाम सुना, भी आपने थोड़ी देर पहले नाम बता रहे थे डॉक्टर हेमंत कुमार बनर्जी की। तो डॉक्टर हेमंत कुमार बनर्जी के बारे में कहा जाता था कि वो वेदर रेमेडीज़ देते थे। वेदर रेमेडीज़ का मतलब उनसे अगर वो हुआ कि आज बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो वो बोलते थे रोडोडेंड्रॉन या रेस्टॉक्स निकाल के रख लो, आज इसके मरीज ज़्यादा आएंगे। तो वेदर रेमेडीज़, वेदर कॉजेशन क्या हुआ, वेदर हो गया। जी जी। तो इन पे वो रेमेडीज़ काम करती हैं। पर कोई स्पेसिफिक दवा अगर आप कहिए कि एक ही दवा है जो हम बोल दें, जैसे बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल खा लें, ऐसी नहीं है होम्योपैथी में। और इसीलिए थोड़ी सी कठिन है ये चिकित्सा, क्योंकि लक्षण लेना है हमको। लक्षण अगर प्रॉपर मिल गया तो बीमारी का नाम नहीं पूछेगी दवाई। पहले तो आमतौर पे एक परसेप्शन था जी कि होम्योपैथी में बड़ा लंबा टाइम लगता है जी, लेकिन अब चूँकि अपना भी अनुभव है जी और कई हमसे जो लोग मिलते हैं बात करते हैं जी कि होम्योपैथी दवाओं का क्विक रिस्पांस होता है जी। ऐसा अब कुछ हो रहा है क्या? जी बिल्कुल। देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि हम सारे लक्षण ही लेते हैं अलॉन्ग विद आपकी पर्सनालिटी जी, और आपका व्यवहार, सब सारा चीज़। पर्सनालिटी किसी से एक बार में 10 मिनट मिल के निकाल लेना बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। जो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं वो आपको आपके क्लिनिक में आप आए, आपके चाल चलन, आपके भाषा, बैठने का ढंग, जो बॉडी का गेस्चर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको ही पकड़ के वो दवाइयाँ डिसाइड करने लग जाते हैं। तो एक तो ये फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो दवाइयों का चुनाव होता है वो थोड़ा डिले होता है। दूसरा होता है आपने सिम्टम्स अपने बताए
और वो सिम्टम्स ही प्रॉपर नहीं बताए, तो क्या हमारी तो सारी गणना सिम्टम्स पे है, लक्षणों पे है। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ ये होती है। तीसरी ये होती है, हमारे पास आने से पहले लोग ज़्यादातर बहुत जगह और दवाइयाँ खा चुके होते हैं, बीमारी का अपना प्रकोप इतना बढ़ चुका होता है कि वहाँ से पीछे आने में समय लगना ही लगना है जी। तो यहाँ पे एक वजह होती है कि हमको ले आने में समय लगता है, लेकिन अब जागरूकता बढ़ रही है, लोग फर्स्ट हैंड होम्योपैथ के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पे तुरंत दवा लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम देते हैं, टाइफाइड है मान लीजिए जी। अगर किसी को टाइफाइड हो रहा है तो टाइफाइड पहले हफ्ते में डायग्नोज नहीं होता जनरली, नहीं होता, फिर दूसरे हफ्ते से वो डायग्नोस होगा, उसके डायग्नोसिस बनेगी, तो 2 हफ्ते तो पेशेंट ऑलरेडी उसके बाद टाइफाइड डायग्नोस हो रहा है, फिर उसके बाद एलोपैथी की दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और हो जाती हैं, और पेशेंट तीसरे हफ्ते से बुखार उतरना शुरू हो जाता है और चौथे हफ्ते में वो आराम हो जाता है, लेकिन उसके बाल गिरने लग जाते हैं, उसको भूख नहीं लगती है, उसके लीवर पे असर आ जाता है, या तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जिनसे वो लगभग साल भर सफ़र करता है। हम अपनी होम्योपैथी से जो चिकित्सा करते हैं उस चिकित्सा में पहले 2 हफ्ते तो वैसे ही चले गए, और उसके बाद जब हम करते हैं तो तीसरे हफ्ते में नहीं लेकिन चौथे हफ्ते में बुखार उतरता है, और जब बुखार उतर जाता है तो उसके बाद वो पेशेंट को ना तो कोई कमज़ोरी रह जाती है, ना ही किसी तरह की कोई और दिक्कत रह जाती है, बाल गिरने की समस्या रह जाती है, वो पूरी तरह से क्योर होता है पेशेंट। जी। तो बीमारी को हमने जल्दी ठीक किया या उस दूसरी दवाइयों ने ठीक किया, ये अब डिसाइड करना आपका काम है। जी जी। तो ये चीज़ें होती हैं। जी। एक बीमारी और है यहाँ, आमतौर पे अभी चूँकि यहाँ मेरे यहाँ आर्थो के भी डॉक्टर्स आए थे और मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि जो घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द, जी जी जी, ये कॉमन एक प्रॉब्लम बन चुकी है जी जी, और ख़ास तौर से महिलाओं में जी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जी जी तो इसके लिए होम्योपैथी में क्या उपचार है? जी, फिर मैं कहता हूँ हमारे यहाँ दवाइयाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती हैं, व्यक्तिगत सब, हर व्यक्ति की अलग अलग दवा होती है। एक ही घुटने के दर्द के लिए 2 व्यक्तियों की 2 अलग अलग दवाइयाँ होंगी। तो अगर कई बार यूट्यूबर और चीज़ों पे इस तरह के प्रसारित होता है कि ये रामबाण दवाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है जी। आप चिकित्सक के परामर्श से आप लीजिए। हो सकता है आप मोटे तगड़े हैं और थुलथुले हैं तो आपकी दवा कैलकेरिया कार्बो, और वहीं कोई दूसरा पतला हो तो उसका कैलकेरिया फॉस्फो, सिम्टम सेम होंगे। जी। तो ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सर्जरी की जो स्कोप है वो एलोपैथी में जल्दी है, होम्योपैथी में देर से है। तो अगर हमारे पास इनिशियल स्टेज में लोग आ जाते हैं तो हम कई बार उनके घुटने को और ख़राब होने से बचा लेते हैं। जी। पेशेंट का अपना काम चलता है तो घुटना बदलने की नौबत नहीं आती है। जी। मुझे लगता है कि अगर 70% तक घुटने ख़राब हैं और 30% ठीक है, तो अगर हम चिकित्सा करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी आराम हो जाता है और वो अपनी लाइफ आराम से काट लेता है। आर्थराइटिस की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिलेटेड होते हैं उनमें जिनमें ज़्यादा होते हैं, और बाकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट वगैरह में तो होम्योपैथी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं उसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको बताने ही नहीं है। आपकी होम्योपैथी, चूँकि मैंने कई लोगों से इस बारे में परामर्श भी किया और अभी जो डॉक्टर्स आए थे तो मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि आप घुटना प्रत्यारोपण करा दें। जी। हमने कहा कि ये तो आप लोग कहते हैं, लेकिन आम तौर पे अभी भी परसेप्शन है कि अटल जी का घुटना प्रत्यारोपित हुआ और उसके बाद वो नॉर्मल नहीं हो पाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। जी 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 जी। तो ये आम तौर पे अभी धारणा है और हर आदमी के पास इतना संभव नहीं होता कि घुटना प्रत्यारोपित कराने से बचता है। जी, ये देखिए ये बात है कि घुटना प्रत्यारोपित कराने में लोग मतलब हाँ, अभी लोगों की फर्स्ट चॉइस नहीं है और इकोनॉमिकल बर्डन है। हाँ। ये सारी बातें ठीक है, पर घुटना प्रत्यारोपित कराने के बाद क्या कैसा होता है इसके बारे में तो कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा, मेरा अनुभव नहीं है इसमें। वही तो मतलब होम्योपैथी के जरिए क्या हम जो घुटना है उसको बचा सकते हैं? जी बिल्कुल बचा सकते हैं। ये चूँकि आपकी जो पैथी है वो किसी चीज़ को बिगड़ने से रोकती है। बिल्कुल। मतलब मेरा जो अपना एक तजुर्बा है या मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ होम्योपैथी के बारे में, जी, कि किसी चीज़ को बिगड़ने से रोक देती है
और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उसमें भी होम्योपैथी का अच्छा रोल है। अच्छा रोल। घुटने की बीमारियों में, जोड़ों की बीमारियों में होम्योपैथी का अच्छा रोल है। जी जी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई जी, आजकल की जो नई बीमारी है, ये लंबर बहुत ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, जी। इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। जी आपको कोई कॉलर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, जी बेल्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एक थोड़े दिनों तक सपोर्ट के लिए लगाते हैं, जी। फिर उसके बाद हटा देते हैं। जी जी तो स्ट्रेंथन करके होम्योपैथी के बहुत अच्छे रोल है। मैं स्वयं इस पे मैंने काम किया है। हमारे आयुष विश्वविद्यालय में बहुत भीड़ लगती है इसके लिए, पूरी बहुत भीड़ लगती है, बहुत सारे मरीज आते हैं। जी। तो मुझे इसका अच्छा खासा अनुभव है कि इन दोनों में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब, चूँकि आप आयुष विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं जी और वो थोड़ा सा शहर से हट के भटक में भी बन रहा है, जी वहाँ कोई मरीज इलाज कराने जाना चाहता है जी तो उसके लिए उसको क्या करना है, वहाँ क्या शुल्क है या कैसे क्या है, कुछ थोड़ा सा चीज जी हमारे विश्वविद्यालय में 1 रुपये का नॉर्मल पर्चा बनता है जी। और उसके बाद कंसल्टेशंस के लिए भेजे जाते हैं। चूँकि हमारे यहाँ आयुर्वेद भी है और यूनानी भी हैं, जी तो कई बार तो पेशेंट्स आते हैं तो बता के आते हैं कि मुझे होम्योपैथी में ही जाना है जी। या मुझे आयुर्वेद में ही जाना है, तो जिसको जैसी आवश्यकता होती है भेज देते हैं। जी कई बार कई लोग ऐसे होते हैं गरीब, जिनको ये पता नहीं होता, शिक्षित नहीं होते हैं, उनकी जानकारी में नहीं होता कि मुझे इस बीमारी का इलाज किस में मिलेगा। जी जी तो जो रजिस्ट्रेशन पे हैं वो लोग अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनको समझ में आ गया है कि इस बीमारी का ये डॉक्टर साहब के पास क्या अच्छा इलाज है, तो टाइमिंग है भेज डॉक्टर देते साहब वहाँ की हैं। जी, टाइमिंग? हमारे यहाँ टाइमिंग 8 बजे से लेके जी 2 बजे तक की है। जी। लेकिन हाँ, पर्चे हमारे यहाँ 12 बजे तक कट जाते हैं, क्योंकि उसके बाद पेशेंट्स की भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है जी जी कि वो डॉक्टरों के लिए निपटाना संभव नहीं होता है। जी जी। तो नॉर्मली 12 बजे तक सारे पर्चे कट जाते आपके हैं। आयुष के सभी विभाग काम कर रहे हैं? जी, 4 हमारे यहाँ आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, जी 1 होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ जिसमें मैं खुद देखता हूँ, और 1 यूनानी के हैं। जी। क्योंकि अभी पहला जो चरण है उसमें आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज खोला जाना है, जी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप किया जा रहा है। जी जी। जी मुझे ये पता चला है कि आप कुछ कैंपेन भी चलाते हैं अपने कैंपस में वहाँ? जी, एक्चुअली मैं वहाँ पे एक बार हमने शुरुआत करी थी, जो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं जी और ऑटिज़म या ADHD के बच्चे होते हैं, जी उनको हमने अभी नवंबर दिसंबर में एक बार कैंप लगाया था, एक बार फरवरी में। हर 3 महीने पे एक स्पेशल कैंप लगाते हैं और 3 महीने पे कैंप लगा के उन बच्चों को बुलाते हैं और उन बच्चों को दवाइयाँ देते हैं जी फ्री ऑफ कास्ट। उनको जो दवाइयाँ दी जाती, कंसल्टेशन भी होती है, कई बार हमारे साथ और भी डॉक्टर जुड़ जाते हैं सेवा के लिए, जी तो हम लोग वहाँ पे काम करते हैं। जी और अब इसमें भी बहुत आशातीत लाभ हो रहा है जी बच्चों को। कितने सारे ऐसे बच्चे थे जो बेड पे रहते थे, पूरा 4 साल से 5 साल से बेड पे ही हैं, कभी उठे नहीं, अब उठ के चलने लग गए साल भर में, हमने देखा। जी। तो उसमें भी हम जो हमने आशा की थी कि इस ट्रीटमेंट में कैसे होंगे, उससे भी ज़्यादा प्रभाव हम देख रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। जी जी। तो उसको बहुत अच्छा है इसमें। आपका डॉक्टर साहब स्पेशलाइजेशन कैंसर पर भी है, ये मुझे कुछ ऐसी जानकारी है? जी, मैं कैंसर की चिकित्सा के लिए गोरखपुर में यहाँ पे जाना चाहता हूँ। जी लोग मेरे पास बहुत दूर दूर से कैंसर के लिए आते हैं जी। और भगवान की दया से उसमें बहुत आराम होता है लोगों को। यहाँ पूर्वांचल में जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल है, जी ये माउथ कैंसर के केसेज, महिलाओं के गर्भाशय का कैंसर, जी इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जी जी तो कैंसर से बचने के लिए जी या कैंसर न हो, जी इसके लिए होम्योपैथी में कुछ ऐसा है जिससे कि दवाएं या कि उसका उपचार की जी। जिससे कि कैंसर न हो? जी, एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, मैंने कहा था, बताया था ना, बीमारियों से पहले प्रवृत्ति होती है। जी जी तो उनकी प्रवृत्ति का निर्धारण करके जी अगर हमें लगता है कि इस व्यक्ति में ऐसा प्रवृत्ति है जी। कि इसको कैंसर हो सकता है, जी इसकी फैमिली हिस्ट्री में होती है अगर जी। कैंसर, जी या उसकी खुद की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो कैंसर जैसी बीमारियों के लिए प्रोन है, जी तो हम उसको दवाइयाँ देते हैं। जी जी जी। पर सभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ? जैसे पूर्वांचल आपके पास जो केसेज आते होंगे कैंसर के, जी नॉर्मली किस तरह के केसेज आ रहे हैं? जी, अब मतलब अभी प्रोस्टेट के कैंसर के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। प्रोस्टेट। जी, प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा है, जी मुंह के कैंसर ज़्यादा है, और महिलाओं में डेफिनेटली गर्भाशय वाले कैंसर ज़्यादा है। जी 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 ये कैंसर ज़्यादा आते हैं जी। तरीके के।
अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ रिसेंट ट्रेंड्स, गालब्लैडर के कैंसर भी बहुत आ रहे हैं। जी, गालब्लैडर और लीवर कैंसर जी जी आ रहे हैं। जी। अभी लीवर मतलब- भी, लीवर के बारे में भी ये है कि जैसे आपने टाइफाइड कहा, तो टाइफाइड के बाद लीवर पे काफ़ी असर होता है जी। और जिन पेशेंट्स को पहले टाइफाइड हुआ है वो बाद में भी लीवर की प्रॉब्लम से ग्रस्त रहते हैं, तो उनका उपचार भी होम्योपैथी में रेगुलर दवाई चला करके क्या उनको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। जी, बिल्कुल ठीक किया। ऐसे केसेज जैसे नॉर्मली कितना टाइम लगता होगा, जैसे लीवर वगैरह के केसेज हैं तो उसमें कितना लंबा इलाज चलाना होगा? जी देखिए, ऐसा तो कहना मुश्किल होता है कि कितना इलाज चलाना होता है, जी पर हम एक मोटे तौर पे अपने मरीजों को कहते हैं जी, कि आपने जितने साल की बीमारी है आप उतने महीने मान लीजिए। उतने महीने मान लीजिए। हाँ, अगर आप 6 साल की बीमारी है तो हम जी। कहेंगे कि 6 महीने कम से कम आप एक बार देख लो। जी। जैसे कई सारी चीज़ें, मान लीजिए किसी को एलर्जी है, जुकाम हो जाता है, रिकरेंट एलर्जी की प्रॉब्लम है, सीज़न चेंज पे प्रॉब्लम है, तो 4 तरह के तो सीज़न साल में चेंज होंगे ही होंगे, और उन 4 तरह के सीज़न चेंज होंगे तो सब में मुझे वॉच करना होता है कि उसे गर्मी से ठंड में जाने में होता है, ठंड से गर्मी में जाने में होता है, किस तरीके से इसका एग्रावेशन ज़्यादा होता है, उस पर डिसाइड करके हम दवाइयाँ देते हैं। पर उनका पता तो तभी चलेगा ना जब जी जी हम एक महीना एक सीज़न गुजारेंगे उसका, तो जी, कम जी। से कम 3 महीने तो हो ही गए। जी 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 तो वो ट्रीटमेंट फिर उसको लेना होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल भर दवाई ही चले, जी 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 पर हाँ, हम उनको एक बार एक दवा दे के फिर छोड़ देते हैं। जी ये बोलते हैं कि सीज़न चेंज पे अगर कुछ होता है तो आइएगा, आप हमको अपनी केस हिस्ट्री में मेंशन कराइएगा क्या रहता है, तो एक पूरी केस हिस्ट्री पेशेंट की बन जाती है। फिर पेशेंट की जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो हमें फ़ोन करता है या हमसे एक बार कंसल्ट करता है, और हम उसको फिर पुराने आधार पे ही दवाइयाँ निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो उसकी पहले से हमारे पास डेटा में है, ये नए लक्षण आ रहे हैं या हो सकता है उस पुरानी बीमारी के कुछ एक्यूट ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके लिए दवाइयाँ देते हैं। ये और डॉक्टर साहब प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो गई है, ब्लड प्रेशर। जी जैसे किसी को ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है कि डॉक्टर्स कह दिए कि एलोपैथी में कि अब आप रेगुलर ये दवाई खाना होगा, जी और मानते हैं कि जो बीपी की दवा जीवन भर खानी है, जी तो बीपी के दवा के लिए या बीपी के उपचार के लिए होम्योपैथी क्या कहती है कि मतलब उसको पूरे लाइफ टाइम खाना है या कुछ टाइम खा करके उसको बंद कर देना? नहीं, यही हम अलग हैं। जी। हम कहते हैं कि हम जब आपका उपचार करते हैं जी तो हम बिल्कुल दवा को उसी हिसाब से करते हैं कि उसको थोड़े दिन लेना है जी और उसके बाद बंद कर देना है। जी 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 जी, हम लाइफ टाइम कोई दवा देने वाली, पैलिएशन जैसी कोई चीज़ नहीं है जी कि हम दवा दे रहे हैं और पैलिएट होकर चली जा रही है, ये चीज़ नहीं करना था। होम्योपैथी में ये प्रतिबंधित है। जी जी जी, अनलेस अनटिल कोई बीमारी टर्मिनल स्टेज पे नहीं है, जैसे कोई कैंसर ही है, अगर 4th स्टेज फाइनल स्टेज पे है, अब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम वापस नहीं ला सकते, तो पैलिएशन ही एकमात्र विकल्प है कि उसको पेनलेस जो भी हो जी। प्रतिक्रियाएं जो हो, उसको दर्द का अनुभव ना हो, उससे कोई परेशानी नहीं हो, तो पैलिएशन बहुत हम लोग यूजुअली कम करते हैं, लेकिन वो सर्टेन बीमारियों में ही करते जी। हैं। ब्लड प्रेशर फ़िलहाल ऐसी बीमारी नहीं है। ब्लड जी। प्रेशर हुआ, थायराइड हुआ, या यूरिक एसिड की समस्या हुआ, या डायबिटीज़ हुआ, जी, इसमें जी। कुछ दिन चिकित्सा करने के बाद दवाइयाँ बंद करनी होती हैं। जी 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 जी, लाइफ टाइम चलाने वाला जैसा कुछ नहीं है। आप डॉक्टर साहब एक होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में जी हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जी। लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए कोई टिप्स देना चाहें तो मैं चाहूँगा एक संदेश आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं के लिए। जी, बेहतर दिनचर्या और व्यायाम करें, खान पान ठीक रखें, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। जी जी पैथी कोई भी हो, जी, पर इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका कोई हमें 20 मिनट से लेकर 40 मिनट अपने लिए निकालना ही निकालना है। जी वो कुछ एक्सरसाइज करके निकालना है, टहल के निकालना है, कुछ अपने लिए मेडिटेशन करके निकालना है। जी। पर अगर हम इतना देते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, जी काफ़ी दिनों तक दूर रहेंगे। जी जी खान पान सात्विक रखें, जी जी। निश्चित रूप से आप निरोग रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आगे और हम किसी शख्सियत को लेकर के आएंगे, तब तक आप सुनती रहिए लाउड स्पीकर 90 FM और देखते रहिए बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम